पुराने जमाने की बात है कि किसी छोटे से कस्बे की एक सराय में एक नौजवान आकर ठहरा। ये नौजवान बहुत दूर दराज से सफर करके आ रहा था। अभी उसने अपना आधा सफर भी तय नहीं किया था कि रास्ते में उसे रात हो गई। उस कस्बे में वो एक छोटी सी सराय में ठहरा। इसी सराय में उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई जो इत्तेफाक से उसी गांव में जा रहा था जो मंजिल नौजवान की थी, यानी जिस गांव में नौजवान को जाना था। पुराने जमानों में लोग पैदल और बैलगाड़ियों पर बहुत लंबे लंबे सफर किया करते थे। इत्तेफाक से नौजवान और बूढ़ा खाने के दौरान इकट्ठे हो गए। खाने के दौरान बातों ही बातों में बूढ़े आदमी को पता चला कि नौजवान भी उसी गांव में जा रहा है जिस गांव में उसने जाना है। नौजवान अपने किसी अजीज रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहा था। बूढ़े ने कहा, बरखुरदार, तुम भी चांदनगर जा रहे हो और मैं तो चांदनगर का रहने वाला हूं। तुम किसके घर जा रहे हो? नौजवान ने बताया कि उसके गांव में एक अब्दुल कदीर नामी शख्स के घर जा रहा है। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बरखुरदार, अभी सफर बहुत लंबा है और हम दोनों का सफर भी पैदल ही तय करना है। क्यों ना ये सफर हम दोनों इकट्ठे ही मिलकर तय करें। नौजवान ये बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, बुजुर्गवार, जब सफर भी हमने एक साथ करना है और हमारी मंजिल भी एक है तो सफर में हमें एक साथ हो जाना चाहिए। वो रात उन्होंने खुशगपियों में गुजारी और फिर सो गए। अगले रोज उन्होंने सुबह का नाश्ता किया और फिर अपने सफर का आगाज करने से पहले बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। सफर पर चलने से पहले नौजवान बोला, बुजुर्गवार, मेरी एक बात सुनिए। बूढ़ा चौंक कर बोला, क्या बात है बरखुरदार? नौजवान कहने लगा, बुजुर्गवार, अगर आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। बूढ़ा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला, कैसी शर्त? नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, सफर के दौरान मैं जो अमल भी करूं, जो कुछ भी करूं, आप उस बात पर मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, ना उस बात पर हैरानी और ना कोई तजस्सुस करेंगे। बूढ़ा नौजवान की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, एक है मियाँ, मगर कुछ नहीं बुजुर्गवार। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर हो तो मैं इसी शर्त पर आपका हमसफर बनूंगा। बूढ़ा मान गया। वो पैदल ही जंगल में सफर तय करते हुए जा रहे थे कि सफर करते करते दोनों को दोपहर हो गई। पैदल सफर करने की वजह से उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही थी। दोनों ने फैसला किया कि वो सफर की थकान दूर करने के लिए किसी घने और सायेदार दरख्त के नीचे बैठ जाएं। उन्होंने एक घना दरख्त देखा और उसके नीचे बैठ गए। दोनों को भूख भी जोरों की लग रही थी। दोनों ने अपना अपना खाना निकाल लिया। बुजुर्ग कहने लगा, चलो भाई मियाँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। नौजवान बोला, बुजुर्गवार, जरा ठहरिए। अरे क्या हुआ? नौजवान बोला, जरा रुकिए। ये कहते ही उस नौजवान ने अपने सामान में से एक छतरी निकाली और छतरी खोली। अपने बाएं हाथ में उसने छतरी को पकड़ा और दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। बूढ़ा हैरान परेशान उस नौजवान को देख रहा था कि ये कैसा बेवकूफ इंसान है। हम इस घने और सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर भी इस पागल ने छतरी खोल ली है। बूढ़ा उस नौजवान से पूछने ही वाला था कि मियाँ, हम तो इस घने और सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर तुमने छतरी क्यों खोल ली? ये अचानक उसे अपनी शर्त याद आई, मगर चारों नाचार सर झटककर उसने अपना मुंह खोल ही दिया। अरे मियाँ, हम तो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर छतरी खोलने का क्या मतलब है? नौजवान ने बुजुर्ग की तरफ देखकर कहा, बुजुर्गवार, आपने मुझसे वादा किया था कि दौरान सफर आप मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करेंगे, लिहाजा आपकी और मेरे रास्ते अब जुदा हैं। बूढ़े ने नौजवान को नाराज होते हुए देखा तो फौरन बोला, अरे मियाँ, मुझसे गलती हो गई। तुम बेशक इस बात का जवाब ना दो, मगर अब वादा करता हूँ कि अब कोई सवाल नहीं करूँगा। नौजवान उसे घूर कर देख कर रह गया और फिर खामोशी से खाना खाने लगा। बूढ़े ने भी खाना खाना शुरू कर दिया। नौजवान ने बदस्तूर अपने बाएं हाथ में छतरी पकड़ रखी थी और दाएं हाथ से खाना खा रहा था। घोड़ा भी खाना खाता रहा। वो दोनों छतरी के नीचे बैठे खाना खाते रहे। जब दोनों ने खाना खा लिया तो दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया और छतरी बंद कर ली और अपने सामान में रख ली।
उस दरख्त के नीचे बैठे हुए कुछ देर उन्होंने आराम किया और फिर सफर पर चल पड़े। पैदल चलते सफर करते उन्हें शाम पड़ गई। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। रात में आगे रास्ता नजर नहीं आता था और रात के वक्त उन्हें कोई भी जानवर, सांप या बिच्छू उन पर हमला कर सकता था। इसलिए उन्होंने वहीं रुककर रात उसी जगह पर गुजारने का फैसला किया। बूढ़ा बेचारा चल चल कर सफर से चूर हो चुका था। अधमुआ होकर बेचारा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसी जगह एक तने के साथ टेक लगा ली। चलो नौजवान, तुम भी इस तने के साथ टेक लगाकर बैठ जाओ, यहीं कुछ देर नींद पूरी कर लेते हैं। जब थकन उतर जाएगी फिर दोबारा सफर शुरू कर लेंगे। मगर नौजवान ने कहा, बड़े मियाँ ऐसे नहीं। बूढ़े ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, तो फिर कैसे मियाँ? नौजवान बोला, हमें कोई ऐसा पेड़ तलाश करना होगा जिसके तने पर हम दोनों आराम से लेट जाएं और उस दरख्त की टहनी इतनी चौड़ी हो जो हम दोनों का वजन उठा सके। हम दोनों की रात वहां आराम से गुजर जाएगी। बूढ़ा बहुत हैरान हुआ। अभी वो उससे सवाल करने ही वाला था कि मियाँ किसी दरख्त पर ही क्यों, मगर बेचारा खामोश होकर नौजवान ने बूढ़े को किसी एक दरख्त के नीचे बिठाया और खुद ऐसे दरख्त की तलाश में निकल गया जिस पर वो दोनों आराम से रात बसर कर सकें। बूढ़ा बेचारा दिल ही दिल में पेचोताप खा रहा था और सोच रहा था कि कैसा बेवकूफ इंसान है। हम कोई बंदर हैं जो किसी पेड़ पर चढ़कर सोएं? मगर खामोश रहा। नौजवान बेचारा पेड़ की तलाश में मारा मारा इधर उधर काफी देर तक फिरता रहा और फिर उसे एक ऐसा मजबूत तनावर दरख्त मिल ही गया जिस पर वो दोनों आराम से रात बसर कर सकते थे। चलो बड़े मियाँ, इस दरख्त पर चढ़ जाते हैं। बूढ़ा थोड़ा सख्त लहजे में बोला, अरे मियाँ, तुम भी कमाल करते हो। तुम तो जवान आदमी हो, तुम तो आराम से इस पेड़ पर चढ़ जाओगे, लेकिन मैं तो बूढ़ा हूँ, नातवा हूँ। मेरे लिए इस पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। नौजवान बोला, बड़े मियाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़ा बोला, अरे क्या जरूरी है इस दरख्त पर चढ़ना? तुम पेड़ पर चढ़कर रात बसर कर लो, मैं नीचे कहीं लेट जाऊंगा। बूढ़ा बेजारी से बोला। नौजवान बोला, बड़े मियाँ, आपने मुझसे इसी बात का वादा किया था कि सफर के दौरान आप मुझसे किसी भी किस्म की बात पर बहस नहीं करेंगे और किसी भी बात पर मुझसे सवाल नहीं करेंगे। चलिए, मैं पेड़ पर चढ़ने के लिए आपकी मदद करता हूँ। ये कहकर नौजवान आगे बढ़ा। बूढ़ा समझ गया कि ये नौजवान बहुत जिद्दी है और वो इसकी बात नहीं मानेगा। चारों नाचार बूढ़ा मान गया। नौजवान ने सहारा देकर एक बड़े दरख्त पर बूढ़े आदमी को चढ़ा दिया, जो पेड़ उसने अपने रात बसर करने के लिए चुना था। बूढ़ा दिल ही दिल में गुस्सा हो रहा था, मगर खामोश रहा। नौजवान बूढ़े आदमी को दरख्त पर चढ़ाने के बाद खुद भी उसी दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और दोनों उसी दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। बूढ़ा तो जल्दी सो गया, लेकिन नौजवान चौकन्ना होकर सो रहा था। जरा सी आहट पर उसकी आंख खुल जाती। एक दो बार उसने दरख्त से नीचे झांक कर भी देखा। इसी तरह वो कभी सोता और कभी जाग जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता रात गुजर गई। सुबह का उजाला हुआ तो नौजवान जाग गया और फिर उसने बड़े मियाँ को भी जगाया। पेड़ से नीचे उतरे। नौजवान ने पेड़ से उतरने में भी बूढ़े आदमी की मदद की। नीचे बैठकर उन्होंने पिछले रोज की बची कुची रोटी खाई और फिर आगे सफर पर निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद सामने एक नदी आ गई। नदी पर पहुंचने के बाद नौजवान ने उस जगह की तलाश करना शुरू कर दी जहां नदी का पानी कम चौड़ा हो और वो उसे आसानी से पार कर जाएं। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वो जगह मिल ही गई जहां नदी का पानी थोड़ा कम ही चौड़ा था। चलिए बड़े मियाँ, अब हमें पैदल ही इस नदी को पार करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई पुल नहीं है। मियाँ चलिए, मैं तैयार हूँ। बूढ़ा झट से तैयार हो गया। नौजवान ने जल्दी से आगे कदम बढ़ा लिए। बूढ़े आदमी ने अपने दोनों जूतों को उतारा और बगल में दबा लिया और उस नौजवान के पीछे चल पड़ा। नौजवान अपने नए जूतों के समेत ही उस नदी में उतर गया। बूढ़ा हैरत से देखने लगा, अरे कैसा बेवकूफ आदमी है ये, नए जूतों को पानी में भिगोकर खराब कर देगा। खैर, उसने शर्त के मुताबिक कोई सवाल न किया, मगर उसे दिल में अफसोस जरूर था कि ऐसे बदहमक नौजवान से पाला पड़ गया है।
सफर तो कट रहा है मगर बदमज़म्मी पैदा हो रही है। नदी पार हुई तो बूढ़े ने फौरन बगल से जूते निकाल लिए और पैरों में पहन लिए। चलते चलते वो मंजिल के करीब बढ़ते ही जा रहे थे और अब उनकी मंजिल बिल्कुल करीब आ चुकी थी। दोपहर का वक्त करीब आने लगा था और अब तो उन्हें भूख भी सताने लगी थी। मगर नौजवान था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था और कहने लगा, बड़े मियाँ जरा जल्दी जल्दी कदम उठाइए, हमारा सफर खत्म होने वाला है। और फिर कुछ देर बाद वो अपने गांव में पहुंच गए। बड़े मियाँ ने नौजवान से कहा, चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मेरे घर में मेरी बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना पकाती है, आज के दिन तुम मेरे मेहमान हो। बूढ़े आदमी ने रस्मी तौर पर उससे कहा था। नौजवान जो अलविदा होने के लिए वहां खड़ा था कहने लगा, बड़े मियाँ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे जल्द से जल्द अपने उस रिश्तेदार से मिलना है, मैं उसके घर भी नहीं ठहरूंगा। अगर मुझे यहाँ ठहरना पड़ गया तो यहीं किसी छोटी मोटी सराय में रात गुजार लूंगा। बूढ़ा जो पहले ही उस नौजवान पर पेचोताब और गुस्सा खाए हुए था कहने लगा, ठीक है जवान, जैसे तुम्हारी मर्जी, अब हम एक दूसरे से रुखसत होते हैं। सफर अच्छा कटा। जब बूढ़ा उससे इजाजत लेकर घर की तरफ रवाना होने लगा तो नौजवान बोला, बड़े मियाँ जाते जाते जरा मेरी बात सुनते जाइए। बूढ़ा बोला, वो क्या? नौजवान बोला कि जब घर में दाखिल हों तो दरवाजे पर दस्तक जरूर दीजिएगा और जरा सा खांस लीजिएगा ताकि घर वालों को आपकी आमद की इत्तला मिल जाए। बूढ़ा कहने लगा, अच्छा मियाँ तुम्हारी नसीहत पल्ले से बांध लेता हूँ, तुम ठहरे अक्लमंद, अब मुझे इजाजत दो। बूढ़ा दिल में हंसने लगा कि कैसा अजीब और पागल आदमी है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, अपने घर पर मुझे दस्तक देने या खांसने की क्या जरूरत है। खैर वो जल्द से जल्द कुछ नौजवान से जान छुड़ाना चाहता था। उसने नौजवान को अलविदा कहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा और नौजवान अपने रास्ते की तरफ। चलते चलते जब बूढ़ा अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे अचानक उस नौजवान की वो बात याद आई कि घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक जरूर देना और थोड़ा सा खांस कर अपने घर वालों को अपनी आमद की इत्तला भी जरूर देना। बूढ़े के घर में उसकी एक नौजवान बेटी रहती थी। नौजवान की याद आई तो वो दिल ही दिल में हंसा, मगर फिर न जाने उसने क्या सोचकर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर खांसने लगा। थोड़ी देर गुजरी तो दरवाजा खुला। उसके बेटी गुलनार बानो ने दरवाजा खोला। अरे बेटा, तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? उसने बेटी के सलाम का जवाब देते हुए पूछा। अब्बा जान, मैं नहा रही थी, आपके दरवाजे पर दस्तक देने और खांसने से मुझे पता चल गया कि आप आए हैं। बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ तो कहने लगा, आज तो बेटी दिमाग कुछ पहले ही खराब है। क्यों अब्बा जान, खैरियत तो है? बेटी ने फौरन सहन में चारपाई बिछाते हुए पूछा। अरे बेटा, क्या पूछती हो, एक अजीब किस्म का नौजवान रास्ते में मिल गया था और मेरा हम सफर बन गया था। और फिर बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। बूढ़े आदमी की बेटी गुलनार बानो बड़े दिलचस्पी से इस नौजवान की कहानी अपने बाप से सुन रही थी। उसे नौजवान की बातें बहुत भली महसूस हो रही थीं। गुलनार बानो बहुत होशियार और अक्लमंद लड़की थी। अपने बाप की सारी बात सुनकर कहने लगी, अब्बा जान, वो नौजवान कहाँ चला गया? बूढ़े ने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है, मगर था बड़ा खुददार। कहने लगा कि रात गुजारनी पड़ी तो किसी सराय में गुजारूंगा, मगर रिश्तेदार के घर पर नहीं ठहरूंगा। लड़की सोच में पड़ गई और कहने लगी, अब्बा जान, अगर मैं कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा हंसकर बोला, नहीं मेरी बेटी, तुम कहो और मैं बुरा मान जाऊं, मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो। वो लड़की कहने लगी, अब्बा जान, वो लड़का बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत समझदार है। समझदार नौजवान? वो कैसे बेटी? बूढ़े ने हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए पूछा। लड़की ने कहा, अब्बा जान, आपने सबसे पहले ये बात कही कि आप सफर करते करते दोपहर के वक्त एक पेड़ के नीचे बैठे और वहां घने सायेदार दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। इतना साया होने के बावजूद भी उस नौजवान ने छतरी खोल ली
बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, ये बेवकूफ़ी की बात है ना कि हम घने सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं और फिर भी वहाँ छतरी खोलने का क्या मतलब हुआ? लड़की बोली, अब्बा जान, ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। आप दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह पाक का रिस्क खा रहे थे और आपको पता है कि दरख्त के ऊपर बहुत सारी चिड़िया और परिंदे बैठे होते हैं। अगर कोई परिंदा अपने पेट की गलाजत आपके खाने पर गिरा देता तो आपका खाना ज़ाया हो जाता या आपका लिबास खराब हो जाता। इसलिए उस नौजवान ने छतरी खोल रखी थी। बूढ़ा ये बात सुनकर हैरान रह गया। हाँ बेटी, तुमने बात तो बहुत मज़े की है, लेकिन देखो ना कि हम किसी दरख्त के नीचे बैठकर भी तो रात बसर कर सकते थे, मगर मुझ जैसे कमज़ोर बूढ़े आदमी को वो दरख्त के ऊपर चढ़ा कर ले गया। बेटी बोली, अब्बा जान, मैं फिर कहती हूँ कि वो बेवकूफ़ नहीं, समझदार है। आपको मालूम है कि आप ख़तरनाक जंगल में सफ़र कर रहे थे जिसमें बहुत खूनख्वार और ख़तरनाक किस्म के जानवर होते हैं। जब रात के वक्त आप सो रहे होते तो कोई भी जानवर आप पर हमला कर सकता था और आपको जान से मार सकता था। इसीलिए उस नौजवान ने अक्लमंदी की और दरख्त के ऊपर चढ़कर ही रात गुजारने को तरजीह दी। ये बात सुनकर भी बूढ़ा हैरान और कहने लगा, मगर बेटी, तुम्हें ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने उस जैसा बेवकूफ़ इंसान आज तक जिंदगी में नहीं देखा। उसने नए जूते पानी में डालकर खराब कर दिए, जबकि हम पैदल ही नदी पार कर रहे थे। अब बेटा, इस बात को तो हम अक्लमंदी नहीं कह सकते। लड़की बाप की बात सुनकर कहने लगी, अब्बा जान, ये भी अक्लमंदी है। नए जूते इंसान की जान से ज्यादा कीमती तो नहीं होते, इसीलिए उस नौजवान ने अपने जूते नहीं उतारे थे। अपनी बेटी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया और कहने लगा, वाकई वो नौजवान तो बहुत समझ वाला था। गुलनार बानो कहने लगी, जी अब्बा जान, कल रात के खाने पर आप उसे अपने घर जरूर बुलाइए। बूढ़ा कहने लगा, मगर बेटी, मुझे क्या मालूम कि वो अब भी अब्दुल कदीर के घर पर है या चला गया है। लड़की कहने लगी, अब्बा जान, उसने कहा था ना कि वो रात किसी सराय में गुजारेगा। आप सुबह जाकर उसे खाने की दावत दे आना। देखें, वो हमारे गांव का मेहमान है, आप उसे खाने पर जरूर बुलाइएगा। बूढ़ा, जो पहले ही अपनी बेटी गुलनार बानो की अक्लमंदी का कायल था, अपनी बेटी की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, जरूर बेटा, मैं सुबह जरूर सराय में जाऊंगा और मैं जरूर उस लड़के को कल शाम के खाने की दावत पर बुलाऊंगा। मेरे ख्याल से कल शाम के खाने की दावत ठीक रहेगी। जी हाँ अब्बा जान, बिल्कुल। सुबह सवेरे वो बूढ़ा आदमी सराय की तरफ चल पड़ा। उस गांव में एक ही पुरानी सी छोटी सी सराय थी और उस बूढ़े आदमी को नौजवान को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आई। नौजवान अपने किसी रिश्तेदार के घर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। बूढ़े ने जब उस नौजवान से मुलाकात की तो वो नौजवान बहुत खुश हुआ और उन्होंने नौजवान को रात के खाने की दावत पर अपने घर बुलाया। नौजवान ने शुक्रिया अदा करके माजरत चाही, मगर बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, ये मेरी नहीं, ये मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि आप हमारे मेहमान हैं और इसीलिए हमारे घर पर एक बार जरूर आएं और फिर रात चाहे सराय में आकर गुजार लेना और फिर सुबह अपने घर वापस चले जाना। चारों नाचार नौजवान को बूढ़े आदमी की पेशकश कबूल करना पड़ी। बूढ़ा खुशी खुशी अपने घर वापस आया और अपनी बेटी गुलनार बानो को बताया कि उस नौजवान ने उसकी दावत कबूल कर ली है। बेटी शाम के वक्त का खाना तैयार करने लगी। उसने अच्छा सा सालन बनाया और रोटियां बनाई। रात के वक्त नौजवान उनके घर पर आ गया। बूढ़े ने दरवाजा खोला और इज्जत से उसे अंदर दावत दी और मेहमान खाने में बिठाया और फिर पर्दा भी गिरा दिया। बूढ़े के घर में एक जज्बाती सा मुलाजिम भी था और फिर बूढ़ा और नौजवान मुख्तलिफ मौजू पर बातें करते रहे। लेकिन बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी के साथ होने वाली मुलाकात पर किसी भी किस्म का जिक्र नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो नौजवान की अक्लमंदी का कायल था और शर्मिंदा भी जरूर था। जब खाना तैयार हो गया तो गुलनार बानो ने मुलाजिम को बुलाया, उसके हाथ में रोटी और सालन पकड़ाया और कहने लगी, जब तुम इस नौजवान के सामने ये खाना लेकर जाओ और ये चंद अशार उसके सामने कह देना, चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारे घने घने, 4 बुर्ज मस्जिद के चारों कोनों में खड़े खड़े। मुलाजिम ने शेर याद कर लिया। रास्ते में लजीज खाने की खुशबू से मुलाजिम का दिल ललचाने लगा
اس نے ایک ایک کر کے بوٹیاں نکال کر کھائیں اور ان میں سے ایک ایک روٹی بھی چٹ کر گیا اور پھر مہمان کے سامنے لے جا کر کھانا رکھا اور پھر گلنار بانو کا شعر سنایا۔ چاند کی 14ویں رات اور آسمان پر تارے گھنے گھنے، 4 برج مسجد کے چاروں کونوں میں کھڑے کھڑے۔ نوجوان نے جب یہ شعر سنا تو اس نے کھانے کی تشتری کی طرف غور سے دیکھا۔ اس نے سالن کو دیکھا، روٹیاں گنی اور ملازم سے کہنے لگا، اپنی مالکن سے جا کر کہنا، چاند کی 14ویں رات اور آسمان پر تارا کوئی کوئی، 4 برج مسجد کے اور ان میں سے ایک گرا ہوا۔ ملازم نے شعر یاد کیا اور واپس جا کر اپنے مالکن گلنار بانو کو سنا دیا۔ گلنار بانو بہت عقل مند اور ہوشیار تھی۔ پورا شعر سننے کے بعد ملازم کو ڈانٹ کر بولی، سچ سچ بتاؤ، تم نے سالن میں سے بوٹیاں نکال کر کھائیں اور ایک روٹی بھی چٹ کر گئے؟ یہ سن کر ملازم کا رنگ زرد ہو گیا، تھر تھر کانپنے لگا اور حیران ہو کر سوچنے لگا کہ مالکن کو کیسے پتا چلا۔ نوجوان دعوت کھا کر چلا گیا تو گلنار بانو نے باپ کے سامنے اس ملازم کو بہت ڈانٹا اور اس کے چوری کی سزا کے طور پر اسے نوکری سے نکال دیا، اور پھر اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، میں نے شعر کے ذریعے اس نوجوان کو یہ پیغام دیا تھا کہ 4 روٹیاں ہیں اور سالن بوٹیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جواب میں اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ ایک روٹی کم ہے اور سالن میں سے بوٹیاں بھی غائب ہیں۔ بس اسی سے مجھے ملازم کی چوری کا پتہ چلا اور اسی لیے میں نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ بوڑھا اپنی بیٹی کی عقل مندی اور نوجوان کی سمجھداری پر دل میں اشش کر اٹھا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹی، میرے خیال میں جس طرح سے تم سمجھدار ہو ویسے ہی وہ نوجوان بھی عقل مند ہے۔ لڑکی نے شرم سے سر جھکا لیا۔ بوڑھا کہنے لگا، بیٹی، میرے خیال سے تمہارے لیے اس سے سمجھدار اور بہتر لڑکا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہ بات مان لو تو کیا میں اس لڑکے سے بات کروں؟ گلنار بانو شرما کر اپنے باپ سے بولی، ابا جان، جیسے آپ کی مرضی۔ بوڑھا کہنے لگا، وہ نوجوان آج یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ بوڑھا اسی وقت بھاگ کر سرائے میں پہنچا اور نوجوان سے کہنے لگا، نوجوان، میری ایک ہی بیٹی ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ تمہاری نیک نیتی، عقل مندی، سمجھداری اور شرافت کا میں قائل ہو گیا ہوں۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں اپنے دل کی بات تم سے کہوں، میں تمہیں اپنے دامن زندگی میں لینا چاہتا ہوں۔ اگر تم برا نہ مانو تو اپنے ماں باپ کو لے کر میرے گھر پر آ جاؤ۔ اور نوجوان، جو پہلے سے ہی گلنار بانو کی لذیذ کھانے اور عقل مندی سے قائل ہو چکا تھا اور بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھر پہنچ کر اپنے والدین کو ضرور لے کر آئے گا، اور پھر چند روز بعد وعدے کے مطابق وہ نوجوان اپنے والدین کو گلنار بانو کے گھر پر لے آیا۔ ان کی بات طے ہو گئی اور پھر کچھ دنوں بعد دھوم دھام سے اس لڑکی کی شادی اس عقل مند نوجوان سے ہو گئی، اور پھر دونوں عقل مند اور سمجھداری سے بھرپور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔